हेलो एवरीवन, आई एम सराज दत्ता फ्रॉम द एकेडमी। अभी तक हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब हम लोग ने समझ चुका है अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द यूजर ऑफ द बिजनेस। इसको हम लोग ने डिटेल में समझा था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कौन से हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि रूल्स क्या है अकाउंटिंग के। सो बेसिकली इन क्लास 10th देयर आर 5 concepts, right? There are many concepts in further studies, right, in accounting, but for class 10 syllabus there are only 5 concepts. So पहला concept है business entity concept. Business entity concept का मतलब होता है that business and owners have two different identity. That means कुछ भी चीज बिजनेस में होगा, बिजनेस के नाम से होगा, ओनर के नाम से नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस के नाम से होगा। आप कोई लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस के नाम से होगा, राइट? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनर्स आर ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर, राइट? इसका मतलब क्या है? ओनर्स को ट्रीट एज एन आउटसाइडर, एज अ क्रेडिटर ही करा जाता है। दैट मीन्स जो ओनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करके लाता है वो बिजनेस का एसेट ना होके वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि हम लोग ओनर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज एन आउटसाइडर। सो किसी से अगर आप अमाउंट ले रहे हो तो उसको रिटर्न भी करना रहता है। सेम वे अगर ओनर भी बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ओनर का कैपिटल एक टाइम बाद आपको लौटाना पड़ेगा। हो सकता है एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द बिजनेस, और वेदर ही वांट्स टू लीव द कंपनी देन यू हैव टू रिटर्न हिज कैपिटल। एम आई क्लियर? सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस और ओनर की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। Am I clear? Now, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के नहीं बिजनेस स्टार्ट करता है कि इन नियर फ्यूचर ही इज गोइंग टू क्लोज डाउन द बिजनेस। ही एक्सपेक्ट्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू ओवर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के नहीं करता है कि आज बिजनेस करते हैं कल बंद कर दिया जाएगा। एज अ बिजनेसमैन उनकी सोच क्या रहती है कि ये कंटिन्यू होगा फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जब तक बिजनेस चलेगा तो चलेगा, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर and revenue expenditure. एक्सपेंडिचर तो आप जानते हो, जहां पे आप कुछ खर्चा करते हो, राइट? वो एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, जहां आप कुछ खर्च करके कुछ एक्वायर कर रहे हो, वो एक्सपेंडिचर है, राइट? नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो खर्चे जो आप कर रहे हो, जो आपको कई समय तक बेनिफिट प्रोवाइड करते रहेंगे, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट गेट्स एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर। दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट कर जाता है। दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। यस, सो इट इज रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब ईयर पे रिपीटेडली होता ही रहता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग, क्योंकि आप एक बार खर्च कर दोगे, बड़ा खर्च कर दोगे, तो वो आपको लंबे समय तक बेनिफिट प्रोवाइड करके देता रहेगा। अब कोई एग्जांपल दे दीजिए सर। ओके, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का एक्सपेंडिचर का मतलब है बेटा कि आपने कोई मशीन परचेज कर दी है, राइट। आप मशीन रेगुलर बेसिस पे नहीं खरीदते हो, आप मशीन एक टाइम के लिए खरीद लिए, अब वो 10 साल 15 साल या 5 साल चलती रहेगी। सो दैट मीन जब तक मशीन की लाइफ होगी वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करके देती रहेगी, राइट। सो दैट मीन्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक नई मशीन ऐड होगी वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, राइट। मगर यहां पे बेटा रिकरिंग का मतलब है जैसे कि आपने सैलरी दे दिया, राइट, सैलरी एक रिकरिंग है, रेंट दे दिया बेटा, राइट। सो ये सारी चीजें किस में आ जाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर इनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में अलग होता है, यस अलग होता है, इसीलिए हम लोगों को अकाउंटिंग करनी रहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि मशीन हमारी एक एसेट होती है, तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। किस में रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा ऑन एन एसेट साइड, राइट। बट रेवेन्यू एक्सपेंस किधर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, राइट। सो दैट मीन्स एक एक्सपेंस आप बेटा किस में रिकॉर्ड कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक एक्सपेंस आप किस में रिकॉर्ड कर रहे हो? बैलेंस शीट में। बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप ये सोचते कि रेवेन्यू आप 1 साल के अंदर बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, तो आप ये सोचते ही नहीं कि ये मशीन हमें लंबे समय तक बेनिफिट देगी। इसको बेटा आप ट्रीट कर देते एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डाल देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस साइड। सो दैट मीन्स आप मशीन को एसेट ना लेके आप एक्सपेंस मान लेते अगर ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सर क्या एक यही एग्जाम्पल है, कोई और चीज से नहीं है जो इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? होती है बेटा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप गए लोन लेने, राइट, लोन लेने गए 5 साल के लिए। अब बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या बैंक आपको लोन देगा 5 साल के लिए? आपका बिजनेस तो परसों भी बंद हो सकता है, 1 साल के अंदर बंद हो सकता है, तो आप किस हिसाब से 5 साल के लिए लोन लेने चले गए? बैंक आपको लोन तभी दे रहा है क्योंकि बिजनेस में माना जाता है कि आप जल्दी बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। सो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। और कौन से सर? अगर आप सोचो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी होते हैं, ठीक है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी ना हो, राइट, क्योंकि हो सकता है बिजनेस आप 1 साल के अंदर बंद करने जा रहे हो, राइट, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि आप बिजनेस जल्दी बंद नहीं करने वाले हो, इट विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग डिफरेंट बुक्स में की जाती है और इसी के अकॉर्डिंग लंबे टाइम पीरियड के लिए आप एग्रीमेंट भी बना सकते हो और लंबे टाइम पीरियड के लिए आप लोन भी ले सकते हो। और अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, आप इसी को डिफरेंशिएट भी करते हो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी को मैच करना, राइट, यस, किसी को मैच करना। तो हम लोग यहां मैच किसको कर रहे हैं? इनकम को, राइट, उसके एक्सपेंस से, राइट। मतलब कि इन जितना आपने सेल करा है, राइट, आपको उसी के एक्सपेंस से मैच करना है। सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? चलिए समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने परचेज करा
1 लाख का, राइट। ट्रेडिंग कंपनी है आपकी बेटा, आप खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है। तो आपने परचेज करा 1 लाख का और सोल्ड करा 80,000 का, राइट। सो सर क्या हम लोग 20,000 के लॉस में चल रहे हैं? क्या 20,000 लॉस आ रहा है हमारा? नहीं बेटा, हमने ये नहीं बोला है कि 1 लाख का पूरा आइटम बेच दिए। तो दैट मीन्स सर तो परचेज से हम लोग कंपेयर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पूरे परचेज से क्यों कंपेयर करोगे बेटा? कंपेयर तो उससे करना है जो कॉस्ट इसको सेल करने में आई है, राइट। सो दैट मीन्स बेटा जो 80,000 आपने सोल्ड करा है, राइट, उसकी कॉस्ट वैल्यू थी बेटा 40,000। सो दैट मीन्स परचेज का कितना अब कॉस्ट वैल्यू आपने बेच दिया है 40,000। तो कंपेयर किससे करना है? फ्रॉम दिस 40,000। सो अब कंपेयर करोगे बेटा 80,000 और 40,000 से, तो आप बोल सकते हो 40,000 हमारा प्रॉफिट है, राइट। तो हम लोग यही मैच करते हैं बेटा कि करंट ईयर में कितनी रेवेन्यू जनरेट हुआ और करंट ईयर में कितना एक्सपेंस हुआ है, राइट। उसी को कंपेयर करके बताते हैं कि एट द एंड हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। हाँ, ये है कि बेटा जो रेवेन्यू आपने जनरेट करा है उसी से रिलेटेड का एक्सपेंस से कंपेयर करना है, पूरा एक्सपेंस से कंपेयर नहीं करना है। एम आई क्लियर? ओके। नाउ अब देखो बेटा, हम लोगों को इनकम कौन कौन सी लेनी है और एक्सपेंस कौन कौन सा लेना है। इनकम जो भी करंट ईयर की होगी और एक्सपेंस भी जो करंट ईयर का होगा। अब इसका मतलब क्या है सर? करंट ईयर का, करंट ईयर में ड्यू की बात कर रहे हैं बेटा। अगर करंट ईयर में ड्यू हो रहा है, नो मैटर वेदर इट्स पेड इन कैश और नॉट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप जो हमारा अकाउंटिंग ईयर रहता है, जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, वो स्टार्ट होता है April 1 से 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल ये April 1, 2019 है, सो ये March 31, 2020 हो जाएगी, राइट। आप हर महीने पहली तारीख को सैलरी पे करते हो, सो पहली सैलरी कब पे करोगे? April 1 और लास्ट सैलरी कब पे करोगे? March 1, राइट। अब कोई प्रॉब्लम की वजह से आप ये सैलरी मार्च में पे नहीं कर पाए, मगर जो बुक क्लोज होगी वो कब क्लोज होगी? March 31 को। तो March 31 को ये सैलरी पे नहीं हुई। ये सैलरी कब पे हुई? April 10, 2020 को, राइट। April 10, 2020 को ये सैलरी पे यहां पे हुई। क्या हम नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में ये सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे कि करंट ईयर की में रिकॉर्ड करेंगे? करंट ईयर की अकाउंटिंग में ऑफ कोर्स बेटा, जिस ईयर ड्यू हो रहा है, ड्यू किस ईयर हो रहा है? मार्च में ही ड्यू हो जा रहा है। नो मैटर वेदर इट्स पेड इन कैश और नॉट, इफ इट इज belong to current year, it should be recorded in the current year, simple as it is. I hope it is clear, right? Now इनकम से क्या रिलेशन है बेटा? देखो, एक होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने बेटा कोई बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया, राइट, दैट मीन्स रेंट पे दे दिया। आप हर महीने की पहली तारीख को रेंट रिसीव करते हो, राइट, रेंट रिसीव करते हो। सो बेटा फर्स्ट रेंट कब रिसीव करोगे? April 1 को, और लास्ट रेंट कब रिसीव करोगे? March
मार्च 1 को। अब कोई प्रॉब्लम के वजह से जो आपका किराएदार था वो मार्च 1 को रेंट दे नहीं पाया, उसने कब दिया? अगेन अप्रैल में रेंट दिया। तो क्या वो नेक्स्ट ईयर का रेंट हुआ? नो। वो कब का रेंट हुआ? करंट ईयर का रेंट हुआ। आई होप इट इज क्लियर। अगर वो ड्यू हो रहा है करंट ईयर में तो वो करंट ईयर ही का ही माना जाएगा, नो मैटर वो कब पे हो रहा है, कब रिसीव हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? इसी के वजह से बेटा हम लोग मैच कर पाते हैं करेक्ट इनकम को करेक्ट एक्सपेंसेस से। अब होता है बेटा कोई एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर का था वो आपने करंट ईयर में पे कर दिया है, ठीक है, होता है बेटा। जैसे आप इंश्योरेंस कोई मिडिल ऑफ द ईयर में ले लिए, वो नेक्स्ट ईयर के तक वैलिड होगा, राइट, मगर वो नेक्स्ट ईयर का हैगा, राइट। अगर वैलिडिटी देखें, सपोज फॉर एग्जांपल ये अगेन एक फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल 1 से मार्च 31 तक 19 to 20, राइट। आपने बेटा 1 अक्टूबर 2019 को एक इंश्योरेंस लिया 1200 रुपये का, राइट, और एक इंश्योरेंस की वैलिडिटी होती है 1 ईयर की। सो बेटा इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? 30 सितंबर 2020। सो दैट मीन्स बेटा जो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस पे हुआ है मार्च तक का तो करंट ईयर का है, मगर बेटा अप्रैल से सितंबर तक नेक्स्ट ईयर का है। आर यू गेटिंग इट और नॉट, राइट। इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर का, अभी वो बेटा करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो आप क्या करते हो बेटा, कितना महीने का आपने पे कर दिया है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का एक्सपेंस निकाल लो बेटा, कितना आ जाएगा? 600। तो 600 बेटा इंश्योरेंस से माइनस कर दो करंट ईयर में, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। सो बेटा क्या एक्सपेंस है, क्या एक्सपेंस नहीं है, क्या इनकम है, क्या इनकम नहीं है, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट में आप मैच करते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है, इसी पे पूरी अकाउंटिंग टिकी है बेटा। अब इसका मतलब क्या है? दैट एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एज वेल। मतलब कि कोई भी ट्रांसैक्शन का अगर कोई डेबिट है तो उसी के इक्वल का कोई ना तो कोई क्रेडिट भी होगा। अब इसी के वजह से बेटा जो बैलेंस शीट होती है वो टैली होती है। दैट मीन्स टैली का मतलब क्या है? एसेट एंड लाइबिलिटीज जो होती है वो इक्वल होती है, राइट। इसी कॉन्सेप्ट के वजह से एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, राइट। देखो बेटा एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। ये है एसेट साइड, ये है लाइबिलिटी साइड, राइट। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट करा है इन द बिजनेस। तो जब अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं बेटा कैपिटल रेस हुई है, ठीक है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। तो कैपिटल अभी हम लोग ने पढ़ा है क्या होती है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी होती है। तो हम लोग यहां पे कैपिटल लिख देंगे। कितना करा है बेटा? सपोज फॉर एग्जांपल 5 लाख। तो बेटा 5 लाख अगर कैपिटल इन्वेस्टेड है तो हमारा कैश भी 5 लाख से बड़ा होगा। तो बेटा हम लोग एसेट में भी कैश को 5 लाख से बढ़ा देंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल बेटा इस 5 लाख से आपने 2 लाख का मशीन खरीद ली।
तो बेटा मशीनरी भी एक आपकी एसेट होती है। 2 लाख की मशीन खरीदे हो तो बेटा कैश से खरीदे हो तो कैश आपका 3 लाख से कम हो जाएगा, सॉरी 3 लाख हो जाएगा, राइट। 5 लाख से अब कितना हो गया, 3 लाख, राइट। अब सपोज फॉर एग्जांपल बेटा आपने कुछ उधार पे गुड्स खरीदे हैं, तो स्टॉक आपका बेटा 1 लाख, सपोज फॉर एग्जांपल आपने गुड्स जो खरीदे हैं वो 1 लाख के खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो 1 लाख आपका स्टॉक बढ़ गया। और बेटा जिनसे आप खरीदते हो उधार पे उनको क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है, जो आपको उधार पे सामान बेचते हैं, ठीक है। और क्रेडिटर आपके क्या होते हैं बेटा, लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि उनको एक टाइम बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो क्रेडिटर यहां पे आ जाएगा बेटा 1 लाख का, राइट। अभी हम लोग ने 3 ट्रांसैक्शन कर लिया है, और अगर देखोगे हमारा लायबिलिटी और एसेट इक्वल है। 6 लाख यहाँ पे है और 3 लाख, 5 लाख और 6 लाख यहाँ पे है। आप मल्टीपल ट्रांसैक्शन बना लो बेटा, उसके वजह से बेटा एसेट एंड लायबिलिटी हमेशा इक्वल आएगी। किस कॉन्सेप्ट के वजह से, ड्यूअल एस्पेक्ट के वजह से, क्योंकि एक को हम लोग अगर डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं विद द इक्वल अमाउंट। तो जब इक्वल अमाउंट से दोनों साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि वही अमाउंट बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होता है, राइट। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money. That means non-monetary transaction will not be recorded in the books of account, only money recorded transactions are recorded. Suppose for example बेटा ये पेन, राइट, इसको अगर हम बोले 100 रुपये में खरीदा है तो इसको मनी के टर्म से मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर बोले हार्डवर्क ऑफ एनी एम्प्लॉय, क्या किसी के हार्डवर्क को आप मेजर कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में? नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सोचो बेटा एक कोई सीनियर एम्प्लॉय रिटायर हो गया है बिजनेस से, सो डेफिनेटली बेटा कोई ना तो कोई इम्पैक्ट बिजनेस में पड़ेगा, हो सकता है नेगेटिव पड़ जाए, राइट, तो उसके वजह से लॉस भी हो जाए। मगर उसी वजह से लॉस हुआ है, इसको आप मेजर मनी में नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी का रिटायरमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मगर आप कुछ खरीद रहे हो बेटा, उसको मनी में मेजर कर सकते हो। सो ओनली दोज ट्रांसैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली दोज ट्रांसैक्शन विच कैन बी measured in terms of money. Non-monetary transactions are not recorded. I hope it is clear. Even though they are very important for the business, still it can't be recorded. Am I clear? Okay. So ये था आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी इसमें आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो पे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।